और आज हम पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हम लोग जो है पढ़ चुके हैं कैन के बारे में, मे के बारे में, माइट के बारे में, ऑट के बारे में, मस्ट के बारे में, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं शैल के बारे में, शुड के बारे में, विल के बारे में और वुड के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब विल, वुड, शैल और शुड के बारे में। जो भी व्यूअर हमारे जो है नए हैं वो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपका जो है लॉकडाउन ये ख़त्म होगा और लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद आपको जुलाई में हो सकता हो कि टीचर का जो एग्ज़ाम होने वाला है शिक्षक पात्रता परीक्षा का वो जरूर हो जाए। तो आप अपनी तैयारी जो है मजबूत रखिए, अभी से तैयारी करते रहिए। ये नहीं कि आप वीडियो जो है छोड़ दीजिए या किसी भी वीडियो या को जो है मत छोड़ें, सबको जो है पढ़ें। सारे चैनल्स जो है आप देख सकते हैं, जहाँ से आपको जो मटेरियल अच्छा लगे आप उस मटेरियल को जो है कॉपी कर लें या कैच कर लें या नोट डाउन कर लें। ठीक है, कोई भी वीडियो या जो भी लेक्चर किसी भी चैनल द्वारा दिया जा रहा है आप ये मान के चलिए कि वो कभी भी जो है कम नहीं होता है, यानी कि प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। आप सारे वीडियोस देखें और जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित हों तो उन वीडियोस को ज़्यादा जो है लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का जो है चैप्टर है हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे सेल के बारे में। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसमें हम पहले पढ़ेंगे आज सेल के बारे में। सेल का सबसे पहले हम यूज देखेंगे, ये किसके किसके साथ यूज होता है। तो ये आई और वी के साथ क्या होता है, सेल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आप आई और वी के साथ क्या करते हैं, सेल का इस्तेमाल करते हैं। आप इसके अपोजिट जो है थर्ड पर्सन के साथ भी सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि उनके साथ विल का प्रयोग होता है। लेकिन होता क्या है, कंडीशन जो है चेंज हो जाती है। ठीक है, कंडीशन सिर्फ चेंज इतनी ही होती है कि अगर आई और वी के साथ आप सेल का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि एक पॉसिबिलिटी टाइप की बनी रहती है, और अगर आप किसी चीज़ को एम्फैटिक या प्रेशर करके बोलना चाहते हैं तो आप इसका जो पर्सन है वो चेंज कर सकते हैं। यानी ही, वी, ही, सी, इट, यू, इन सब के साथ अगर इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि कोई चीज़ फिक्स हो जाती है कि ये काम करना अनिवार्य है या निश्चित है। ठीक है, तो ये सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल के बारे में क्या है कि सेल का इस्तेमाल जो है आई वी के साथ होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होता है कि थर्ड पर्सन जो होता है इसमें जो है सेल के साथ एस का जो प्रयोग होता है वो नहीं होता है। ठीक है, यानी कि थर्ड पर्सन में जो है वर्ब जो आती है उसमें जो है एस का प्रयोग जो है नहीं होता है। ठीक है, यानी कि वर्ब के बाद क्या होगा, एस जो है नहीं लगता है। ठीक, इसके बाद आइए देखते हैं सेल के साथ हमेशा क्या लगा रहता है, इन्फिनिटिव। सेल के साथ हमेशा क्या रहता है, इन्फिनिटिव रहता है। इन्फिनिटिव का मतलब टू। ठीक है, टू लगा रहता है। जैसे एक एग्जांपल है, आई सेल राइट ए लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे सेल लगा हुआ है और देखिए राइट लगा हुआ है, यहाँ पे एस नहीं लगता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आई सेल राइट अ लेटर, एस किस कंडीशन में लगता है, अगर यहाँ पे ही लिखा होता है तो ये थर्ड पर्सन के साथ यहाँ पे एस नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये नहीं समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं फिलहाल क्या, इन्फिनिटिव। सेल के साथ जो इन्फिनिटिव होता है वो टू जो है क्या होता है, लगा रहता है लेकिन लुप्त रहता है। लगा रहता है लेकिन क्या रहता है, लुप्त रहता है, या हम उसको लिखते नहीं है। तो आई सेल राइट ए लेटर ये लिखा हुआ है और इसका जो है सही फॉर्मेशन क्या है, आई सेल टू राइट ए लेटर। ठीक है, ये होगा कि मुझे एक लेटर, मैंने एक लेटर लिखा, या मैं एक लेटर लिखूंगा, मैं एक लेटर क्या है लिखूंगा। तो यहाँ पे जो है सेल जो लगा रहता है, सेल के बाद जो है टू लगा रहता है, इन्फिनिटिव का चिन्ह जो है टू लगा रहता है, लेकिन हम इसको लिखते नहीं है, ये हमेशा क्या होता है, लुप्त होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं कि सेल के साथ जब हम क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाते हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस, तो कैसे बनते हैं। क्वेश्चंस वाले वाक्य, ठीक है, या निगेटिव वाले वाक्य। ठीक है, तो सेल के साथ जब क्वेश्चंस वाले वाक्य बनाए या निगेटिव वाले वाक्य बनाते हैं तो हम इसमें जो है डू या डज का इस्तेमाल जो है
नहीं करते हैं। ठीक है, डू या डज का आपको इस्तेमाल इसमें जो है नहीं करना है। तो कैसे बनाते हैं, हम शैल को ही क्या करते हैं सेंटेंस के पहले रख देते हैं। ठीक है, शैल को क्या करते हैं सेंटेंस के पहले रख देते हैं या सब्जेक्ट के पहले रख करके हम क्या करते हैं क्वेश्चन वाले वाक्य जो हैं बना देते हैं। ठीक है, और निगेटिव वाले में क्या करते हैं हम शैल के साथ क्या करते हैं नॉट जोड़ करके नेगेटिव वाले वाक्य बना देते हैं। तो ये था शैल के साथ क्वेश्चंस और नेगेटिव वाले वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे डू डज का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, शैल के क्या करते हैं सब्जेक्ट के पहले रख करके क्वेश्चन मार्क वाले जो है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं, और शैल के साथ नॉट जोड़ करके हम क्या करते हैं नेगेटिव वाले सेंटेंस जो है बना लेते हैं। ठीक है, इसके साथ हम देखेंगे कि शैल को जो है शॉर्ट फॉर्म क्या होता है। शैल को शॉर्ट में अगर लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और शैल नॉट को अगर आपको जो है लिखना है, शैल नॉट को लिखना है तो आप इसको सेंट लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो है शॉर्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये तो एक था शैल के बारे में जो है बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे इस्तेमाल होता है। ठीक है, आइए अब हम इसका देखते हैं कि इसका हम लोग सेंटेंस में एक्सप्रेशंस जो है या जो भाव हैं वो कैसे यूज करते हैं, या सेंटेंस में जब हम बोलते हैं तो शैल से क्या भाव प्रकट होते हैं। तो आइए देखते हैं इसका जो है शैल का एक्सप्रेशंस या शैल के यूज। शैल का यूज या एक्सप्रेशंस देखने से पहले सबसे पहले हम आपसे कुछ बात करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे जो वीडियोस हैं चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज के हों, चाहे हिंदी लैंग्वेज के हों, चाहे आपके जो है बाल मनोविज्ञान के हों, और चाहे आपके पर्यावरण के हों, आपके लिए कैसे जो है फायदेमंद है। क्योंकि हम यहाँ पर जो बात करते हैं वो बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। आपको जो भी चीज़ें हम बताते हैं कॉन्सेप्ट के अनुसार बताते हैं और सिलेबस पैटर्न के अनुसार होता है, यानी कुछ भी हम आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी चीज़ें आपके पाठ्यक्रम में दी हुई हैं या जिनसे जो है क्वेश्चंस बनते हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में हम आपको वो है बताते हैं। आपको और चैनल्स पे भी जो है इन मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में या प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर जो है क्या है आपको जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे देने का प्रयास करते हैं, और आपको ये समझाने का प्रयास करते हैं कि अगर सेंटेंस से क्वेश्चन पूछा जाए और किसी भी शब्द की आपसे पहचान अगर पूछी जाए तो आप उस पहचान को पकड़ लें और जो है बता सकें। और वो पहचान आपको कहाँ से पता चलती है, या उस सेंटेंस के जो है प्रत्येक शब्द के बारे में जानकारी कहाँ से पता चलती है, वो पता चलती है आपको उसके कॉन्सेप्ट से या उसके एक्सप्रेशन से या भाव से। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो चैनल है वो काफ़ी जो है अलग है बाकी चैनल से, क्योंकि हम यहाँ पे आपको जो है एक्सप्रेशंस बताते हैं और बताते हैं कि आप उसको सेंटेंस में जो है कैसे पहचान सकते हैं कि पर्टिकुलर वर्ड जो लिखा हुआ है वाक्य में वो जो है किस चैप्टर से संबंधित है, या उसका टाइटल या शीर्षक क्या है, या आप इस तरीके से कह सकते हैं कि उसकी जो है बेसिक पहचान जो है क्या है। हमारे जो पहले के वीडियो हैं जिसमें हमने आपको जो है सब्जेक्ट के रूप में जो है बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के स्थान पे जो शब्द होते हैं वो क्या प्रयोग करते हैं, जिनमें हमने आपको प्रोनाउंस के बारे में बताया था। फिर उसके बाद हमने जो है शुरू किया अपना जो है प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में आपको बताया। फिर उसके बाद हमारा चैप्टर चल रहा है मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में, और इसी तरीके से हमारे जो अगले चैप्टर्स आएंगे जो कि आपके जो है सिंगुलर प्लूरल के बारे में होंगे, नंबर सिस्टम के बारे में होंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वर्ब के बारे में होंगे, यानी कि वर्ब की जो डेफिनेशन होती है, ठीक है, उसके बारे में होंगे, एडवर्ब के बारे में होंगे, एडजेक्टिव के बारे में होंगे, और उनका सेंटेंस में इस्तेमाल कैसे होता है, या आप उन वर्ड्स को कैसे पहचान सकते हैं कि एडवर्ब है कि एडजेक्टिव, इन सब के बारे में हमारे वीडियोस जो है आएंगे। और ये पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट बेस हैं। तो आप हमारे किसी भी वीडियो को जो है मत छोड़िएगा, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सारे सब्जेक्ट्स के जो हैं लगभग वीडियो आपके वहाँ पे जो है मिल जाएंगे। आप वहाँ से देख करके अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो सीटेट या यूपी टीईटी के जो क्वेश्चंस पेपर आते हैं उसमें जो इंग्लिश ग्रामर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी तरीके से पूछे जाते हैं। आपको सेंटेंस दिया जाता है और सेंटेंस में से पूछा जाता है कि जो पर्टिकुलर वर्ड है वो किस चीज़ से संबंधित है। ठीक है, तो ज़्यादातर इसी तरीके से प्रश्न आते हैं और कोई तरीका जो है प्रश्न पूछने का नहीं बनता है। हाँ, अनसीन पैसेज में भी आजकल ये लागू कर दिया गया है कि क्वेश्चंस जो है दे दिए जाते हैं जो कि अनसीन पैसेज के आधार पे होते हैं। इसमें से बहुत कम ही अनसीन पैसेज से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, और उसी में से जो है सेंटेंस उठा करके उन्हीं के बारे में या उन सेंटेंस में जो वर्ड्स दिए रहते हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर शैल का जो है एक्सप्रेशंस है या यूज है या जो भाव है वो कैसे सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, और आप कैसे पहचान पाएंगे कि शैल का इस्तेमाल जो है किस रूप में हुआ
हुआ है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या है, यूज ऑफ सेल दिया हुआ है। एक तरफ हमने क्या किया है, एक्सप्रेशंस या भाव लिख लिए हैं और दूसरी तरफ से है उनके कुछ छोटे से एग्जाम्पल्स लिख लिए हैं जो कि आपको समझाने में जो है मदद करेंगे। तो पहला तो बिल्कुल सिंपल यूज है कि सेल का इस्तेमाल क्या होता है, फॉर फ्यूचर टेंस के लिए, ठीक है। यानी कि आप फ्यूचर टेंस का जो है बनाते समय, यानी कि भविष्य काल के जो भी सेंटेंस बनाए जाते हैं उनमें आप नॉर्मली जो है सेल का इस्तेमाल करते हैं और आई वी के साथ करते हैं, ठीक है। जैसे है आई शैल बी 40 टुमारो, मैं जो है कल जो है 40 का हो जाऊंगा, ठीक है। तो ये भविष्य की बात बता रहे हैं। फिर आइए अब स्पेशल देखते हैं कि स्पेशल क्या है। फॉर डिटरमाइनेशन यानी कि संकल्प को प्रकट करने के लिए भी सेल का इस्तेमाल किया जाता है। वी शैल डिफेंड आवर कंट्री, हम अपने देश की जो है क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे या रक्षा करेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि सेल का इस्तेमाल देखिए यहाँ वी के साथ सेल का इस्तेमाल हो रहा है तो ठीक है, फ्यूचर टेंस तो है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन से उसका भाव क्या है, यानी कि जो वक्ता है, जो स्पीकर है, वो आपसे क्या कहना चाह रहा है, किस प्रकार का भाव प्रकट करना चाह रहा है। जब आप भाव को समझ जाते हैं तो आप ये भी समझ जाते हैं कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है, क्योंकि आप उसी भाव के अनुसार फिर आप अपनी इंग्लिश बोलते हैं और आपके चेहरे पे ऑटोमेटिक उस सेंटेंस से संबंधित एक्सप्रेशन जो है क्या हो आ जाते हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेशंस को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ सेल का इस्तेमाल हुआ है तो फ्यूचर टेंस तो है ही, लेकिन क्या करना चाहता है, डिफेंड आवर कंट्री, अपने देश की क्या करना चाहता है, वो रक्षा करना चाहता है। तो एक संकल्प का पता चलता है, यानी डिटरमाइनेशन, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति के बारे में आपको सेल से पता चलता है। आप यहाँ पे कैन का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। तो कैन का इस्तेमाल कैसे करेंगे, कैन का इस्तेमाल गलत हो जाएगा, क्योंकि कैन का इस्तेमाल वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास क्षमता हो और सामर्थ्य हो। यानी कि आप यहाँ पे कैन का हर व्यक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन सेल का इस्तेमाल हर व्यक्ति कर सकता है, ठीक है। यानी कि कैन का इस्तेमाल एक सोल्जर कर सकता है, क्योंकि उसके पास क्षमता होती है, उसको जो है एक ड्यूटी के रूप में वहाँ पर रखा गया है कि तुमको देश की रक्षा करनी है। लेकिन एक आम आदमी या कॉमन मैन जो होता है वो क्या करता है, वो सेल का इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी भावनाएं प्रकट कर सकता है। बहुत जब अर्जेंट होगा, गवर्नमेंट अलाउ करती तभी वो क्या करता है, उस काम को कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आपको अपना संकल्प प्रकट करना है या इच्छा शक्ति प्रकट करनी है तो आपको सेल का इस्तेमाल करके ही सेंटेंस बनाना होगा। अगर आप कैन का इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो सेंटेंस जो है देखने में तो सही लगेगा, सुनने में सही लगेगा, लेकिन उसका जो एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, वो बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। आइए अगला देखते हैं एक्सप्रेशन क्या है। फॉर ऑफर, रिक्वेस्ट या सजेशंस, ठीक है। ऑफर माने क्या है, प्रस्ताव, रिक्वेस्ट माने प्रार्थना और सजेशंस माने होता है सुझाव। यानी कि ये तीन प्रकार के जो एक्सप्रेशंस है वो भी सेल का इस्तेमाल करने से जो है प्रकट होते हैं, ठीक है। जैसे शैल आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाजा खोलूंगा, ठीक है। शैल आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाजा खोलूंगा। तो क्या है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट भी हो सकती है, पूछ रहा है कि भाई दरवाजा मैं खोलूंगा, या फिर जो है ऑफर भी दे सकता है कि क्या दरवाजा मैं खोलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि सेल के इस्तेमाल से ऑफर और रिक्वेस्ट की भावना भी आती है। दूसरा एग्जांपल देखिए, सेल वी टेक अ टैक्सी, क्या हम एक टैक्सी करेंगे, क्या हम एक टैक्सी करेंगे। तो यहाँ पे एक सजेशन, एक प्रकार का सुझाव है, पूछा जा रहा है कि क्या हम टैक्सी करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं कि सेल का इस्तेमाल जो है किस एक्सप्रेशंस के रूप में भी किया जाता है। वो क्या होता है, डिपेंड करता है आपका जो आखिरी वाला जो सेंटेंस का जो पार्ट है, ठीक है, आखिरी जो वाक्य का हिस्सा है वो डिसाइड करता है कि आपका जो सेल का इस्तेमाल किया गया है वो किस एक्सप्रेशंस के रूप में किया गया है। आगे देखिए, कमांड के रूप में, यानी सेल का इस्तेमाल या एक्सप्रेशन जो है कमांड यानी निर्देश या आदेश देने के लिए भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, जब सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ इस्तेमाल होता है, यानी कि यू या ही, सी, इट, इनके साथ, ठीक है। यानी कि सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन या थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ जब सेल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं तो क्या कहलाता है, कमांड कहलाता है। यानी कि कमांड का एक्सप्रेशन या भाव निकल करके उसमें से आता है। जैसे यू शैल गो नाउ, तुम अब जाओगे, यू शैल गो नाउ, तुम अब जाओगे। तो क्या है, एक तरीके का निर्देश दिया जा रहा है या आदेश दिया जा रहा है, कमांड का एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही शैल गो नाउ, वह अब जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, कमांड दिया जा रहा है, किसी को जो है कहा जा रहा है कि तुम अब जाओगे। तो इस तरीके से सेल का इस्तेमाल करने पे क्या होता है, कमांड का भी एक्सप्रेशन आता है। कब आता है, जब सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, फॉर थ्रेट। फॉर थ्रेट माने होता है धमकी, फॉर थ्रेट माने क्या होता है, धमकी, ठीक है। यानी कि सेल का इस्तेमाल धमकी देने के लिए भी सेंटेंस में किया जा सकता है। कब, जब वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन या थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल हो रहा हो। अगर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ में हम सेल का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे धमकी भरा वाक्य का भाव आता है, ठीक है। कैसे,
डू इट आर यू शैल बी फाइंड, डू इट आर यू शैल बी फाइंड, इसे करो अथवा यू शैल बी फाइंड, तुम्हें जुर्माना होगा, ठीक है, या तुम जुर्माना दोगे, इसे करो या तुम्हें जुर्माना देना होगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, थ्रेट, धमकी दी जा रही है। तो अगर आप जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ में शैल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वहां पे धमकी भरा एक्सप्रेशंस भी आता है। तो उम्मीद है कि आपको शैल का यूज जो है समझ में आ गया होगा और एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है शैल के बारे में आप समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं शुड के बारे में। शुड जो है क्या है, शैल का है जो है शुड जो है क्या है, एक तरीके से पास्ट टेंस है। तो आइए देखते हैं शुड के बारे में कि उसका जो है यूज क्या है या बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे उसके एक्सप्रेशंस क्या है, सेंटेंस में किस प्रकार से इस्तेमाल होता है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं शुड के बारे में कि शुड का जो है यूज क्या होता है या उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो शुड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है कि नॉर्मली इसका भी इस्तेमाल जो है शैल के तरीके से ही होता है, यानी कि शुड जो है क्या है, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और जो है तीनों ही टेंस में, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, इसमें सबके साथ जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके साथ ही क्या होता है, थर्ड पर्सन में जो मूल वर्ब होती है उसके साथ में एस नहीं लगता है और यहाँ पे इन्फिनिटिव यानी टू का चिन्ह जो है होता है वो क्या होता है, लुप्त रहता है। और इसके साथ ही जो है शुड के साथ जब भी आप निगेटिव इंटरगेटिव बनाते हैं तो यहाँ भी जो है डू डज का इस्तेमाल हम लोग जो है नहीं करते हैं। शुड को जो है सब्जेक्ट के पहले रख करके ही इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है और शुड के साथ जो है नॉट का इस्तेमाल करके जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, शैल जो है शुड का एक पास्ट टेंस होता है, लेकिन थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन के साथ में जब भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो जो है शैल के शुड के शैल का जो पास्ट टेंस शुड है उसकी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर ये देखने को मिलता है किसमें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। हम अपने आने वाले अगले वीडियो में जो है जो भी वीडियो जब चैप्टर वाइज हम आगे बढ़ेंगे तो हम जो है यहाँ पे सारी चीज़ें एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसलेशन, बहुत सारी जो है चैप्टर्स जो है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो है बहुत ही ज़रूरी होंगे, ठीक है। तो अभी जो है हम देखते हैं कि जो है यहाँ पे शुड का इस्तेमाल क्या है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारा वीडियो यूज़फुल लगता है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जो है लाइक कर दीजिएगा और लोगों को शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी वीडियो जो है मिल सके। और अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ जो है सुधार या सुझाव की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने सुधार या सुझाव जो है हमें दे सकते हैं। और एक चीज़ मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि बोर्ड पे जब हम आपको बताते हैं या एक्सप्लेन करते हैं तो वो ज़्यादा आपको सही लगता है या जो है हम पावर पॉइंट की जो स्लाइड्स बना करके जो वीडियो डालते हैं वो सही लगता है? तो प्लीज़ मेरा जो है एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर हमें सुझाव दें ताकि हम जो है सही तरीके से वीडियोज़ बना सकें और जान सकें कि आप किस तरीके के वीडियो जो है देखना पसंद करते हैं या किस तरीके से या किस वे में आपको जो है ज़्यादा जो है समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर जो है शुड का जो है क्या यूज़ है। बाकी जो बेसिक यूज़ थे वो तो हमने आपको शुरू में बता दिए। यहाँ पे जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं यूज़ जो है वो देख लेते हैं या जो रूप है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में शुड क्या है, फर्स्ट पर्सन में अगर सब्जेक्ट रहने पर इनडायरेक्ट स्पीच में शैल के पास्ट फॉर्म में शुड होता है, ठीक है। यानी कि ये एक नॉर्मल है, ठीक है। यानी कि आई और वी के साथ आप जानते हैं कि शैल का प्रयोग होता है तो आई और वी के साथ ही शुड का प्रयोग होता है, यानी कि सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ में शुड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये नॉर्मली बता रहे हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय अगर आपका जो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आई और वी है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे शैल को नॉर्मल जो है शुड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस है या डायरेक्ट स्पीच है, आई सेड आई शैल रीड इट, ठीक है। मैंने कहा मैं यह पढ़ूंगा, ठीक है। और इसको जब बदलेंगे हम लोग जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब बदलेंगे तो क्या जाए, आई सेड दैट आई शुड रीड इट, ठीक है। मैंने कहा था कि मैं यह पढ़ूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप जो है यहाँ पे जो है शैल को क्या किया गया है, शुड में बदला गया है। क्यों बदला गया है, क्योंकि यहाँ पे आई है, क्योंकि नॉर्मली जो है शुड का इस्तेमाल जो किसके साथ होता है, आई और वी के साथ में, ठीक है। और अगर यही कंडीशन जो है चेंज रहती, उल्टी हो जाती, यानी कि अगर इनडायरेक्ट स्पीच में सब्जेक्ट क्या हो जाए, सेकंड या थर्ड पर्सन में रहे तो क्या होता है, शैल को जो है किस में बदल देते हैं, वुड में बदल देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना होगा। अगर ऐसा सेंटेंस जो है परीक्षा में पूछा गया है इस तरीके से तो आपको जो है देखना होगा कि जो है फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, उसके अनुसार आप देखेंगे कि शैल को जो है किस में कन्वर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो सेंटेंस गलत है कि सही है, आप इस तरीके से इसको पहचान सकते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच में अगर सब्जेक्ट क्या है, सेकंड या थर्ड पर्सन में रहे तो शैल क्या हो जाता है, वो वुड में बदल जाता है, यानी कि शुड में नहीं बदलता है, किस में बदल जाता है, वुड में बदल जाता है। एग्जाम्पल देखिए,
ही सेड आई सेल पोस्ट द लेटर, ठीक है, ही सेड उसने कहा आई सेल पोस्ट द लेटर, मैं चिट्ठी क्या करूंगा, भेज दूंगा या पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब इसको जो है हम लोग जो है इनडायरेक्ट स्पीच में यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते में क्या होता है, ही सेड दैट उसने कहा कि ही वुड पोस्ट द लेटर, वह जो है चिट्ठी पोस्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ पर जो है ही क्या है, वो जो है थर्ड पर्सन है, ही क्या है, थर्ड पर्सन है। अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन यू रहता तो भी जो है हम लोग क्या करते, जो सेल है, ठीक है, सेल को हम लोग कैसे बदलते हैं, वुड में बदलते, ना कि शुड में बदलते। यहाँ पे ये विशेष जो है खास ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, इसका आप जो है ध्यान रखिएगा। आइए अब हम आगे जो है देखते हैं कि शुड के जो है और एक्सप्रेशंस या भाव क्या हैं। जब शुड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं सेंटेंस में तो और बहुत सारे एक्सप्रेशंस जो है कौन कौन से इस्तेमाल में होते हैं या हम लोग के सामने आते हैं। तो आइए देखते हैं शुड के एक्सप्रेशंस। तो आइए दोस्तों देखते हैं शुड के जो है एक्सप्रेशंस क्या है। एक्सप्रेशन समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब भी हम लोग क्या करते हैं, हाई स्कूल के बाद जब अपर क्लास में जाते हैं, इंटर में जाते हैं, तो हम लोग जो ट्रांसलेशन करते हैं, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन जो करते हैं, वहाँ पर जो है एक्सप्रेशंस को बहुत विशेष जो है महत्व दिया जाता है। और एक्सप्रेशंस को जो है सही तरीके से जो है अगर आप नहीं जानते हैं कि किसी शब्द का एक्सप्रेशंस क्या है, तो आपके जो है ट्रांसलेशंस क्या होते हैं वो हमेशा जो है गलत माने जाते हैं, यानी कि सैद्धांतिक रूप से या प्रिंसिपल बेस पे वो क्या होते हैं, गलत होते हैं, जबकि आपको लगता है कि वो सही होते हैं। तो आपको जहाँ पर जो है 1 नंबर मिलना होता है, वहाँ पे आपको आधा नंबर मिलता है। तो एक्सप्रेशंस को जानना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं शुड का जो है एक्सप्रेशंस क्या क्या है। पहला जो है एक्सप्रेशंस है, इधर हमने जो है एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं और इधर जो है छोटे एग्जांपल्स दिए हैं, कुछ सेंटेंस जो है एग्जांपल्स के रूप में दिए हुए हैं। तो फॉर ड्यूटी और मॉरलिटी, ड्यूटी माने होता है आपका कर्तव्य या मॉरलिटी माने नैतिकता, ठीक है। यानी शुड का जो पहला एक्सप्रेशन है क्या है, शुड का इस्तेमाल हम लोग कर्तव्य बोध कराने या नैतिकता का बोध कराने के लिए भी करते हैं। जैसे यू शुड डू एज ही से, तुम्हें वैसा ही करना चाहिए जैसा उसने कहा, यू शुड डू, ठीक है, यू शुड डू एज, तुम्हें वैसा ही करना चाहिए, ही से, एज ही से, जैसा उसने कहा। तो ये क्या है, आपका जो है ड्यूटी है, एक तरीके से कर्तव्य का बोध कराने के लिए शुड का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। अच्छा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि शुड का जो है हमेशा हिंदी जो मीनिंग हो वो चाहिए ही हो, क्योंकि हमारे जो सेंटेंस होते हैं, हम जो उनका जो ट्रांसलेशन करते हैं अंग्रेजी में या अंग्रेजी से हिंदी में, वो हम उसके एक्सप्रेशंस के आधार पे करते हैं, ठीक है। और वो एक्सप्रेशंस जो है पहले से जो है तय होते हैं, तो कहीं कहीं पे चाहिए भी होता है, कहीं कहीं पे गागी गे भी आ जाता है, ठीक है, या करेंगे सिंपल आ जाता है, करेंगे पता चला सेंटेंस में यूज हो रहा है शुड और लिखा हुआ है जो है करेंगे। तो इस तरीके के भी एक्सप्रेशंस जो है आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो फॉर ड्यूटी और मॉरलिटी के लिए शुड का इस्तेमाल होता है। नैतिकता, वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए या हम अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, आप ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन जो इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, शुड ही लिखेंगे, सेल नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ शुड से क्या होगा, नैतिकता का बोध होता है, जबकि सेल से नैतिकता का बोध आपको नहीं होगा, ठीक है। फॉर एडवाइस, सलाह देने के लिए भी आप जो है शुड का इस्तेमाल करते हैं। यू शुड टेक रेगुलर एक्सरसाइज, तुम्हें जो है रोज व्यायाम करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप एडवाइस या सुझाव देने के लिए भी कर सकते हैं। फॉर पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, संभावना या फिर जो है इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, मतलब होता है कि किसी काम के होने की संभावना कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी होती है कि संभावना है और कितना प्रतिशत चांस है, या 10 बार करेंगे तो कितनी बार होगा, ठीक है, संभाव्यता एक तरीके से आप कह सकते हैं, ठीक है। तो फॉर पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी में भी जो है शुड का इस्तेमाल होता है। इंडिया शुड विन द मैच, भारत जो है भारत को मैच जीतना चाहिए या भारत मैच जीतेगा। तो पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी दोनों का बोध कराने के लिए भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर अनरियल और इमेजिनरी कंडीशंस, ठीक है, अनरियल यानी कि अवास्तविक, यानी कि ऐसी स्थितियां या कंडीशन जो अवास्तविक हैं, जिनको आप सोच सकते हैं या इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, उनको भी ट्रांसलेशन करने के लिए, ऐसे वाक्य को ट्रांसलेशन करने के लिए यहाँ पर अनरियल या इमेजिनरी चीज़ें बतानी हो, वहाँ पर आप क्या करते हैं, शुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम होता, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं तुम होता तो हम बोलेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, और लिखा क्या है, इफ़ आई वर यू, ना तो यहाँ जगह प्लेस का इस्तेमाल किया गया ना कुछ, ठीक है। नॉर्मल एक सिंपल शॉर्ट सेंटेंस में जो है आपको एक्सप्रेशंस बताया गया है किसका, वर का। लेकिन आप जानते हैं कि वर जो है आई के साथ जो है वाज का इस्तेमाल होता है, क्योंकि आई सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे वर का इस्तेमाल करके आपको बताया जा रहा है क्या, कि इफ़ आई वर यू, कि मैं तुम्हारी जगह होता, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या करता, आई शुड एक्सेप्ट द पोस्ट, ठीक है, मैं क्या करता, उस पोस्ट को स्वीकार कर लेता, ठीक है।
तो यहाँ पे अनरियल या इमेजिनरी कंडीशंस को बताने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, शुड का इस्तेमाल सेंटेंस में करते हैं। उसके बाद है शुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी शुड हो, शुड के साथ हैव हो और वहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल हो, ठीक है। यानी कि जो वर्ब है, वर्ब जो है वो क्या हो, पास्ट पार्टिसिपल हो। तो क्या होता है, अगर शुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल आपको किसी सेंटेंस में देखने के लिए मिलता है तो इसका मतलब होता है कि कोई काम भूतकाल में होना था लेकिन वह पूरा हुआ कि नहीं हुआ उसकी जानकारी आपको नहीं है, तब आप शुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके, यानी इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके एक सेंटेंस बना सकते हैं जो ये बताता है कि किसी काम को भूतकाल में होना चाहिए था लेकिन आपको अभी तक उसके बारे में जानकारी नहीं हुई कि भूतकाल में वो काम पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, या अनिश्चितता का भी बोध कराता है, ठीक है। जैसे यू शुड हैव गॉन बाई टैक्सी, तुम्हें टैक्सी से जाना चाहिए था, ठीक है। यू शुड हैव गॉन बाई टैक्सी, तुम्हें टैक्सी से जाना चाहिए था। ये काम जो है अब भूतकाल में हुआ है लेकिन ये निश्चित नहीं है कि पता ना वो टैक्सी से गया है कि नहीं गया है, ठीक है। उसके बाद है अगला और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण है लेस्ट। लेस्ट के बाद हमेशा जो है शुड लगता है, ध्यान रखिएगा, लेस्ट के बाद हमेशा शुड लगता है। अगर कहीं भी सेंटेंस दिया हुआ है पेपर में कि और उसमें लेस्ट का इस्तेमाल किया है और शुड की जगह वुड का इस्तेमाल किया हुआ है तो आप ध्यान रखिएगा लेस्ट के बाद हमेशा जो है शुड लगता है। तो आप करेक्ट करेंगे तो आंसर सही क्या होना चाहिए, शुड होना चाहिए, ना कि वुड होना चाहिए या कोई अन्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, लेस्ट यू शुड फेल, ठीक है, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, ठीक है। यानी कठिन परिश्रम करो नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो लेस्ट जो इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं तो ये एक प्रकार का निगेटिव सेंटेंस भी है, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार का निगेटिव सेंटेंस भी। तो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। यहाँ पे ये नहीं कहेंगे तुम्हें फेल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल बोलेंगे जो एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है, या जो बोलने का हिंदी व्याकरण के अनुसार जो बोलने का सही तरीका है वही वाक्य आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि कठिन परिश्रम करो नहीं तो तुम्हें फेल होना चाहिए, ठीक है। हम लिखेंगे कि कठिन परिश्रम करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, लेकिन जब इसका ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में करेंगे तो वहाँ पे शुड का इस्तेमाल करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि लेस्ट के बाद हमेशा क्या होता है, शुड आता है, ठीक है। उसके बाद है सो या दैट के बाद साधारणतः क्या होता है, शुड का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि सो या दैट के बाद आप जो है वुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या मे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साधारणतः हम लोग को करना क्या चाहिए, शुड का इस्तेमाल करना चाहिए। सो दैट माने होता है ताकि, ठीक है। तो वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, सो दैट ताकि यू शुड पास, तुम पास हो सको, ठीक है, या तुम पास हो जाओ। कठिन परिश्रम करो ताकि तुम पास हो सको या तुम पास हो जाओ। तो सो दैट के बाद भी नॉर्मली आप क्या कर सकते हैं, शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं तो आप कैन या मे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, हम इसमें आगे नहीं बढ़ रहे हैं, यानी कि विल और वुड आज हम नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि जो है ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, ठीक है। तो हम अपने अगले वीडियो में आपको विलो और वुड के बारे में बताएंगे, और उसके बाद हमारा जो है वीडियो आएगा वो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में आएगा, यानी कि नीड और डेयर है बचा हुआ है, उसके बारे में जो है आपका अगला वीडियो हमारा जो है आएगा, ठीक है। तो आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा उसको जो है उसके बारे में आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा, और ये ज़रूर बताइएगा कि बोर्ड पे ज़्यादा आपको हम पढ़ाएं कि जो है या पावर पॉइंट की स्लाइड के माध्यम से पढ़ाएं। तो ये आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जा करके, ठीक है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, हम जल्दी आपसे मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ में, और आप हमारा चैनल जो है तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपकी जो है परीक्षा की तैयारी कंटिन्यूअस चलती रहे, ठीक है, और हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।